जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो अंतिम समय के लिए एक और ब्रह्मास्त्र क्लास आपके सामने उपस्थित हो चुकी है और आज की क्लास होगी मैथ पेडागोजी। अगर आपको भी गणित पेडागोजी से डर लगता है तो डरिए मत, ये क्लास देखिए, उसके बाद हम आपको समझाने वाले हैं किस प्रकार से आप उत्तर निकाल सकते हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए यह क्लास होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि गणित शिक्षण में बच्चों की गलतियों को शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक बात और समझिएगा कि बालक जब गलती करता है तो आप उसे दंडित नहीं करेंगे। सबसे पहली बात ये समझते रहिएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि केवल अनुशासनहीनता। बी ऑप्शन कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। सी ऑप्शन कह रहा है कि कमजोर बुद्धि का प्रमाण और डी ऑप्शन परीक्षा में असफलता का कारण। तो चलिए पहले प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा होगा सही। बिल्कुल। देखिए, अगर बात की जाए परीक्षा में असफलता का कारण, एक बात और नोट करिए, अगर बच्चा एग्जाम में फेल भी हो रहा है, वहां पर बालक की गलती नहीं, वहां पर टीचर की गलती हो गई। ये हमारा कहता है सीटेट। सीटेट हमेशा मान लीजिए कि बालक को सही ही मानता है, ठीक है। सीटेट के अकॉर्डिंग कभी भी बालक गलत नहीं हो सकता है, वह पढ़े या ना पढ़े किसी भी प्रकार से गलत नहीं होगा। तो ये नोट करिएगा, परीक्षा में असफलता का कारण नहीं होगा बच्चे की गलती, ठीक है। चलिए, सी ऑप्शन कह रहा है कि कमजोर बुद्धि का प्रमाण। बिल्कुल नहीं, आप यह भी नहीं कह सकते कि कोई बालक की बुद्धि जो है कमजोर है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कहेंगे। कहेंगे तो नंबर कट जाएगा भाई साहब, समझ लीजिए, ठीक है। ये ऑप्शन कह रहा है कि केवल अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता की बात नहीं की जाएगी क्योंकि बच्चे छोटे हैं, थोड़ा सा अनुशासनहीनता करेंगे लेकिन आप उसे सकारात्मक रूप से देखेंगे, दंड के भाव में नहीं रहेंगे आप, ठीक है। तो उत्तर जो होगा हमारा सीखने की प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए और तुरंत आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है। कहा जा रहा है कि यदि बच्चा किसी गणितीय प्रश्न को हल करने के लिए अपनी अलग रणनीति विकसित करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए, उसकी रणनीति को तुरंत गलत बताना। बिल्कुल नहीं, बालक की रणनीति को आप गलत नहीं करेंगे तुरंत, इसलिए काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल पुस्तक की विधि अपनाने को कहना। बिल्कुल नहीं, बालक अगर अपने मन से कुछ कर रहा है तो करने दीजिए, आप पुस्तक की विधियों को उसके ऊपर मत थोपिए, इसलिए बी ऑप्शन को काट दीजिए। सी ऑप्शन कह रहा है उसकी रणनीति को समझकर चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाना, ये हमारा हो सकता है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि उसे प्रश्न हल करने से रोक देना। बालक भाई साहब अपने मन से कर रहा है तो आप उसे रोकेंगे क्यों। रोकना नहीं है, बालक को करने दीजिए, हो सकता है वह दूसरी तरीके से उस सवाल का उत्तर भी खोज ले, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं होगा, हमारा उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही होगा। नोट करिएगा, प्रश्न संख्या 2 का जो उत्तर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज रखी जाएगी ताकि कम समय में आपको क्लास प्रोवाइड करा दी जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि गणित में निदानात्मक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन बच्चों की सीखने संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना। दूसरा ऑप्शन केवल अंक प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन बच्चों की रैंक बनाना और डी ऑप्शन वार्षिक परिणाम तैयार करना। चले यहाँ पर तुरंत देखिए उत्तर कौन सा होगा। वार्षिक परिणाम की बात यहाँ पर नहीं की जाएगी। निदानात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाया जाए और उसे दूर किया जाए। बालक के अंदर क्या कमियां हैं उसको जाना जाए, उसको दूर किया जाए, उसका उपाय किया जाए। ये होता है निदानात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। अंक काटने की बात कर रहा है, नहीं होगा। बच्चों को रैंक देने की बात कर रहा है, नहीं होगा। हमारा उत्तर जो होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी बालक को अंक प्रदान करने की बात की जाए वो निगेटिव होता है, काटिएगा हर प्रश्न में। और कहीं पर बालक को रैंक देने की बात की जाए वो निगेटिव होता है। कहीं पर बालक को उत्तीर्ण करने की बात की जाए वो गलत होगा। कहीं पर बालक को यह बताया जाए कि बालक अनुशासनहीनता करता है तो वो भी हमारा गलत होगा। तो इस प्रकार के शब्दों को अब आखिरी समय है, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, और आपको यह पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार गणित सीखने में बच्चा क्या कर सकता है। पहला ऑप्शन केवल शिक्षक की बात याद करता है। दूसरा कह रहा है कि केवल सूत्रों को रटता है। तीसरा कह रहा है कि निष्क्रिय रूप से जानकारी ग्रहण करता है। और चौथा कह रहा है कि अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताइए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए एक बार,
ठीक है? चलिए बिल्कुल। देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा था, केवल शिक्षक की बात याद करता है, किसी की बात याद करे या पुस्तक में कुछ पढ़ाई याद करे, ये नेगेटिव होता है, काट दीजिएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल सूत्रों को रटता है। काफ़ी लोगों आप लोग में से उत्तर दे रहे हैं कि सूत्रों को रटने वाला ऑप्शन सही होगा। भाई साहब अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो सूत्रों को याद नहीं करेंगे, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर व्याकरण नहीं याद करेंगे, क्योंकि याद करना, रटना, स्मरण करना ये सब शब्द जो है नेगेटिव होता है। पालक को समझना पड़ेगा, रटना नहीं है, ठीक है? इसलिए बी ऑप्शन काटिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि निष्क्रिय रूप से जानकारी ग्रहण करता है, बिल्कुल नहीं होगा। हमारा उत्तर जो होगा अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है, यानी कि चौथे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कहा जा रहा है कि एक बच्चा बार-बार 305 को 35 पढ़ रहा है। शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा? पहला ऑप्शन बच्चे को अधिक गृहकार्य देना, दूसरा कह रहा है कि स्थान मूल्य की अवधारणा को ठोस सामग्री से समझाना, तीसरा कह रहा है कि बच्चे को उत्तर याद करवाना और चौथा कह रहा है कि उसे कक्षा में उत्तर देने से रोकना। चलिए, प्रश्न संख्या 5 उत्तर क्या होगा बता दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है भाई साहब, देखिए आप जो लोग बता रहे हैं कि डी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि कक्षा में अगर आप उसे उत्तर बताने से रोक देंगे तो बालक कैसे समझ पाएगा कि हमसे गलती हो रही है। ठीक है, ये जानते रहिए। और जो बी ऑप्शन अभी बाद में देखेंगे, पहले सी ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि बच्चे को उत्तर याद करवाना, फिर से याद करवाना आ गया, गलत हो जाएगा। बच्चे को अधिक गृहकार देंगे तो नहीं सही होगा, बल्कि बालक को स्थान मूल्य की अवधारणा को ठोस सामग्री से समझाया जाए ताकि बालक समझ जाए और वह अपनी गलती समझकर सुधार कर सके। ठीक है, उसे आप दंडित नहीं करेंगे कि बालक 305 के स्थान पर सिर्फ 35 पढ़ रहा है। दंड नहीं देना किसी भी प्रकार से, मानसिक शारीरिक किसी भी प्रकार से नहीं। ठीक है, चलिए आइए बात अगले प्रश्न की जाए। कह रहा है प्रश्न में कि गणित में समस्या समाधान को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? पहला ऑप्शन केवल सूत्र लिखवाना, सूत्र लिखवाना गलत होगा, यहाँ पर लिख लीजिए, नोट करिए। और बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल उदाहरण की नकल करवाना। भाई साहब उदाहरण की नकल करवाना भी अपने आप में निगेटिव होगा। और सी ऑप्शन कह रहा है कि एक समस्या के विभिन्न संभावित तरीकों पर चर्चा करवाना, ये हो सकता है। और डी ऑप्शन केवल मौखिक रूप से परिभाषाएं याद करवाना। तो याद करवाना शब्द निगेटिव होगा। हमारा उत्तर जो होगा एक समस्या के विभिन्न संभावित तरीकों पर चर्चा करवाना। ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि गणितीय कक्षा में बच्चों को अपने उत्तर के पीछे का तर्क समझाने का अवसर देना मुख्यतः किसे बढ़ावा देता है? पहला ऑप्शन गणितीय संप्रेषण एवं तर्क, दूसरा कह रहा है कि केवल स्मरण शक्ति, तीसरा कह रहा है केवल लिखने की गति और चौथा कह रहा है कि केवल परीक्षा की तैयारी। चलिए प्रश्न संख्या 7। अब हम जो हर क्लास में ट्रिक बताए हैं वह नोट करिए और यहाँ पर केवल वाले शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा। सी ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले बी से स्टार्ट करिए। कह रहा है कि केवल स्मरण शक्ति, स्मरण मतलब वही याद करने की शक्ति, गलत होगा। और सी ऑप्शन केवल लिखने की गति, बिल्कुल नहीं होगा। और केवल परीक्षा की तैयारी, बिल्कुल नहीं होगा। अगर उत्तर की बात किया जाए तो गणितीय संप्रेषण एवं तर्क। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करिएगा और निवेदन बस इतना करेंगे कि अब अंतिम समय है, आप पूरी क्लास देख लीजिए। ठीक है, चलिए और कुछ भी कमी अभी हो, अगर लग रहा है कि आपका कोई सब्जेक्ट तैयार नहीं हो तो तुरंत क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट करिएगा। जो भी समय बचा है हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को सुधारा जाए, हल किया जाए। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि दो बच्चे एक ही गणितीय प्रश्न को अलग अलग तरीकों से सही हल करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए। पहला ऑप्शन केवल तेज बच्चे की विधि स्वीकार करनी चाहिए। भाई साहब तेज बच्चों की अगर विधि स्वीकार होगी तो कमजोर बच्चे क्या करेंगे? अगर एक ही बालक को अगर विशेष सम्मान देंगे आप तो समावेशी शिक्षा आपको नकार देगी।
ठीक है? तो समावेशी शिक्षा नकार देगी तो आप टीचर के तौर पर कैसे आएँगे सामने बताइए? इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि समावेशी शिक्षा कहती है कि प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है और प्रत्येक बच्चे को समान नज़रों से देखना चाहिए, किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक? बी ऑप्शन कह रहा है कि दोनों विधियों की तुलना और चर्चा करवानी चाहिए। क्या ये हमारा हो सकता है? बिल्कुल बाद में देखेंगे। सी ऑप्शन कह रहा है कि दोनों एक ही विधि अपनाने के लिए बाध्य करना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा, बाध्य नहीं कर सकते आप। और डी ऑप्शन केवल पाठ्यपुस्तक की विधि को सही माना जाए, ये भी गलत होगा। उत्तर जो होगा हमारा वह होगा दोनों विधियों की तुलना और चर्चा करवानी चाहिए। ठीक? बिल्कुल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, प्राइमरी में 15 ही प्रश्न पेडागोजी के आएँगे, मैथ पेडागोजी के। मिडिल में जो है 6 टू 8 में भले 30 नंबर आ जाए, लेकिन यहाँ पर तो कम ही आएगा, ठीक है? चलिए बात अगले प्रश्न की जाएगी, वहाँ पर भी 20 प्रश्न शायद आता है क्या? देख लीजिए एक बार, 20 ही प्रश्न कुछ तो आएँगे ना उधर से। साइंस और मैथ रहता है भाई साहब 30-30 नंबरों का बँटा रहता है। समझ गए पेपर 2 में? बिल्कुल। चलिए पेपर 1 में सिर्फ मैथ रहता है, मैथ पेडागोजी रहता है, ठीक है? बात करेंगे प्रश्न की, टीएलएम से यह प्रश्न है, टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल से। ध्यान दीजिएगा, गणित सीखने में टीएलएम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कौन-सा उद्देश्य है? पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि कक्षा को केवल आकर्षक बनाना, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक का कार्य कम करना, तीसरा कह रहा है कि अवधारणाओं को समझने के लिए बच्चों को अनुभव प्रदान करना और डी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को व्यस्त रखना। चलिए, बताइए टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का ये काम होता है कि बालक को आसानी से उसके द्वारा सिखाया जा सकता है। ठीक है? तो सबसे पहले डी ऑप्शन को काटिए, आप टीएलएम के द्वारा बालक को व्यस्त नहीं रखेंगे और अगला ऑप्शन काटिएगा कौन-सा? बी ऑप्शन कि इससे टीचर का कार्य कम नहीं होगा बल्कि टीचर का कार्य बढ़ भी सकता है क्योंकि बालक को उसके बारे में सिखाना होगा, उसके बाद उससे संबंधित वस्तुओं को भी बताना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पर बी और डी कट गया, अब आपको बताना है ए या सी कौन-सा उत्तर सही होगा। चलिए, चलिए सब लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल, उत्तर आ गया सी ऑप्शन। ठीक है? कुछ ही लोग कमेंट करते हैं, भाई साहब पूरी क्लास में सभी लोग कमेंट करेंगे, जो लोग लाइव देख रहे हैं और जो लोग बाद में देख रहे हैं, वो दोनों लोग कमेंट करेंगे। कमेंट करने का फ़ायदा होता है कि अगर आपको उत्तर आ रहा है तो हमेशा याद हो जाएगा, नहीं आ रहा है तब भी जब गलत उत्तर बताएँगे, जब उसके बाद मैं बताऊँगा उत्तर तो आपको हमेशा याद हो जाएगा, हमेशा के लिए। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक बच्चा कहता है कि 1/8 1/6 से बड़ा है क्योंकि 8 बड़ा है। यह किस प्रकार की स्थिति को दर्शा रहा है? बताइए। पहला ऑप्शन गणना में दक्षता, दूसरा कह रहा है गणितीय संप्रेषण, तीसरा कह रहा है सही अनुमान और चौथा कह रहा है भिन्नों की अवधारणा से संबंधित भ्रांति। चलिए, बताइए कौन सा होगा प्रश्न संख्या 10 का उत्तर? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए आ गया उत्तर सही एकदम। इसी प्रकार से आप सब उत्तर दीजिए। उत्तर होगा डी ऑप्शन भिन्नों की अवधारणा से संबंधित भ्रांति, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है कि गणित शिक्षण में खुले प्रश्न उपयोगी होते हैं क्योंकि वे ए ऑप्शन केवल एक निश्चित उत्तर पर जोर देते हैं, बी ऑप्शन बच्चों को विभिन्न रणनीतियों और उत्तरों पर सोचने का अवसर देते हैं, सी ऑप्शन केवल तेज बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं और डी ऑप्शन बच्चों की सहभागिता कम करते हैं। चलें, प्रश्न संख्या 11 का उत्तर सभी लोग बताएंगे कौन सा सही होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 11 देखिए, काफ़ी लोगों का उत्तर आना स्टार्ट देखिए, क्या करा डी ऑप्शन बच्चों की सहभागिता कम करते हैं, बिल्कुल नहीं, आप सहभागिता कम नहीं करेंगे क्योंकि बालक खेल-खेल में सीखता है, समाज में भी सीखता है, आप उसकी उपयोगिता को कम नहीं करेंगे, सहभागिता को कम नहीं करेंगे, ठीक है? और सी ऑप्शन कह रहा है केवल तेज बच्चों के लिए उपयोगी, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत होगा और ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल एक निश्चित उत्तर पर जोर देते हैं, गलत हो जाएगा। उत्तर जो होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों को विभिन्न रणनीतियों और उत्तरों पर सोचने का अवसर देते हैं। नोट करिएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है कि समावेशी गणित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन सभी बच्चों के लिए बिल्कुल एक जैसी सहायता करना, बी ऑप्शन कह रहा है कि कठिनाई वाले बच्चों को अलग बैठाना और सी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण रणनीतियों का प्रयोग करना और डी ऑप्शन केवल उच्च उपलब्धि वाले बच्चों पर ध्यान देना। चलिए,
प्रश्न संख्या 12 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि सभी बच्चों के लिए बिल्कुल एक जैसी सहायता रखना, ये भी गलत होगा क्योंकि जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा आपको अलग सहायता करना पड़ेगा। इसलिए पहला ऑप्शन काटिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि कठिनाई वाले बच्चों को अलग बैठाना, ये गलत होगा क्योंकि हमें अलगाव नहीं करना क्लास में। ये जानते रहिए, चाहे बालक कमजोर हो या तेज हो पढ़ने में, आप अलगाव नहीं करेंगे। जैसे ही आप अलगाव वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, आपका नंबर भी कट सकता है सीटेट में। ठीक है, नोट करिएगा। सी ऑप्शन करा कि बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण रणनीतियों का प्रयोग करना, बिल्कुल सही। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है कि गणित में अनुमान सिखाने का प्रमुख लाभ क्या है। पहला ऑप्शन, बच्चों में संख्या बोध और तार्किक सोच विकसित करना। बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल गणना की गति बढ़ाना। सी ऑप्शन कह रहा है कि सूत्रों को याद करवाना। और डी ऑप्शन, कठिन प्रश्नों से बचाना। चले, गणित में अनुमान सिखाने का प्रमुख लाभ क्या है। तो अगर बात की जाए कठिन प्रश्नों से बचाना, तो बिल्कुल नहीं। सूत्रों को याद कराना, बिल्कुल नहीं। केवल गणना की गति बढ़ाना, बिल्कुल नहीं। उत्तर ए ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल। बच्चों में संख्या बोध और तार्किक सोच विकसित करना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक बच्चों से पूछता है तुमने यह उत्तर कैसे प्राप्त किया, तो वह मुख्यतः किसका आकलन कर रहा है। पहला ऑप्शन लिखावट, दूसरा ऑप्शन स्मरण शक्ति, तीसरा कह रहा है कि गणना की गति, और चौथा कह रहा है कि सोचने की प्रक्रिया और तर्क की। चले, यदि शिक्षक बच्चों से पूछता है तुमने यह उत्तर कैसे प्राप्त किया, तो वह मुख्यतः किसका आकलन कर रहा है। चलिए, तो ए ऑप्शन कह रहा है कि लिखावट की, बिल्कुल नहीं। लिखावट की करेगा। ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है स्मरण शक्ति, बिल्कुल नहीं। गणना की गति, बिल्कुल नहीं। उत्तर जो होगा सोचने की प्रक्रिया और तर्क की। ठीक, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास की स्पीड ठीक है भाई साहब, इससे ज़्यादा तेज करेंगे तो क्या मतलब रह जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि गणित की कक्षा में बच्चों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने देना क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन, केवल समय नष्ट करता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि गणितीय विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक की भूमिका समाप्त कर देता है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि केवल कमजोर बच्चों के लिए उपयोगी है। चलिए, प्रश्न संख्या 15। अभी तक आप 15वां प्रश्न पढ़ रहे हैं। क्लास कैसी लग रही, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चले देखिए ए ऑप्शन क्या कह रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल समय नष्ट करता है, समय नष्ट नहीं करेगा, काट दीजिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक की भूमिका समाप्त कर देता है। क्यों, शिक्षक की भूमिका क्लास में कभी भी समाप्त नहीं होगी जब तक बालक रहेगा। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन काटिए। और डी ऑप्शन कह रहा है कि केवल कमजोर बच्चों के लिए उपयोगी है, गलत हो जाएगा। उत्तर जो होगा बी ऑप्शन होगा, गणितीय विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। बी ऑप्शन सही करिए। आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण कब सबसे अधिक प्रभावी होता है। पहला ऑप्शन, कठिनाई की पहचान किए बिना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि केवल परीक्षा के बाद। और तीसरा कह रहा है बच्चे की विशिष्ट सीखने की कठिनाई की पहचान के बाद। और डी ऑप्शन, केवल मेधावी बच्चों के लिए। केवल परीक्षा बाद, बिल्कुल नहीं। कठिनाई पहचान किए बिना। बताइए कौन सा होगा। गलत है, सी ऑप्शन, बिल्कुल। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि केवल अमूर्त सूत्रों पर जोर देना नहीं होगा। केवल पाठ्यपुस्तक आधारित अभ्यास नहीं होगा। केवल रटने पर जोर कभी नहीं होगा। उत्तर जो होगा डी ऑप्शन होगा। हमने आपको बता रखा है कि अगर आपने तीन ऑप्शन को काट दिया तो चौथा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन, बच्चों के अनुभवों, गतिविधियों और दैनिक जीवन से गणित को जोड़ना, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि गणित में मल्टीपल रेस्पॉन्सेशन